बच्चों, कल के लेक्चर में आपने देखा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मैं आपको कल पढ़ा रहा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो आप देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको समझाया कि जो ग्राफ होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का और जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, किसके किसके बीच में मैंने बताया था आपको कल, मोलर कंडक्टिविटी कैप एम और कंसंट्रेशन रूट सी के बारे में। तो मैंने कल आपको ये समझाया कि जो ग्राफ है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने बताया आपको कि ये जो ग्राफ होता है आपका वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बनता है, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी डिक्रीज करती है, वैसे वैसे क्या होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ती चली जाती है। अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ा दे, तो हम पाते हैं कि ये आपका जाकर के इस लाइन को टच कर देता है, जो ये वाली जो वाई एक्सिस है इसको टच कर रहा है। तो जब इसको ये टच करेगा तो इस पॉइंट पे जो हमारा कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब याद रखिएगा किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाती है तो इसे इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, और तो यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन पे जो मोलैरिटी होगी हमारा, उस मोलैरिटी को हम लोग कैप एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं इसी चीज को, इसी ग्राफ को अगर मैं बोलूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाऊं, यही ग्राफ जो कैप एम और रूट सी के बीच में है, तो अब ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे जैसे इस ग्राफ तो वैसे ही रहेगा कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी और माफ कीजिएगा कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये तो हमारा ग्राफ हो गया मोलर कंडक्टिविटी और जो है कंसंट्रेशन के बीच में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए यहां पे, अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिए बेटा यहां पे कि हम अगर मान लो कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करें तो लेकिन एक समय के बाद ये कंसंट्रेशन कम नहीं होगा, बल्कि जो एक कंसंट्रेशन की जो लाइन है, ये लाइन जो है वाई एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन आपका जो है, कंसंट्रेशन जो है वो एक लिमिटेड तक ही कम हो पाएगा, एक लिमिट तक कम हो पाएगा, उससे ज्यादा कम कंसंट्रेशन नहीं होगा। और तब ऐसी सिचुएशन में मोलैरिटी जो हमारी होगी वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। ऐसे करके तो मोलैरिटी इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। तो ये जो इनफाइनाइट पे मोलैरिटी होगी हमारी, इसी मोलैरिटी को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। ये जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगी, इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ग्राफ मिलता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यही बात आपकी देखिए बुक में भी समझाया जा रहा है, ये देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कह रहा है कि ये पॉसिबल है डिटरमाइन करना कि द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट की जाएगी तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैप एम नॉट से। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग, इन केस ऑफ इन केस ऑफ तो अब देखिए कह रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कब, जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन जब हम कम करेंगे तो जो आपका जो लाइन है कंसंट्रेशन की वो और जो है मोलैरिटी की, वो लाइन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इन दिस केस हमारी जो मोलैरिटी आएगी वो क्या होगा, कैप एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। कह रहा है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ कर्व,
अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो देखिए अब कह रहा है कैप एम और कैप सी के बीच में, और कैप एम और जो है रूट सी के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो ऑन कॉन्ट्रेरी द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte in definite dilution cannot be determined by the extrapolations by the curve became to the almost parallel to the y-axis appear to the zero। अब देखिए बेटा यहां से लेकर के जो सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूं, आपको पूरा एक एक लाइन समझते हुए चलिए। यहां पे कह रहा है आपसे, फिर से समझ लीजिए इसको, कह रहा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय द extrapolations of the curve by कैप एम एंड कैप सी। कह रहा है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप कैप एम और कैप सी के बीच में जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो कर्व बना रहे हैं, अगर उस कर्व का एक्स्ट्रापोलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो आपको पता है कैप एम और रूट सी के बीच में जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये कह रहा है कि आप इस चाहे तो इस ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ये हो गया, मतलब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी कंसिडरेशन जीरो पे ला सकते हैं, ये कंसिडरेशन इसकी जीरो कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन इसका पॉसिबल है। कह रहा है कि द पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो है करना पॉसिबल है बाय द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व। कर्व को एक्स्ट्रापोलेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल है, इसका एक्स्ट्रापोलेशन पॉसिबल है। लेकिन कह रहा है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यानी कि मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए एक्स्ट्रापोलेशंस करना द कर्व का बिकेम ऑलमोस्ट पैरेलल। कह रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन द एक्स्ट्रापोलेशन। अगर आप सोचें कि मैं मोलर कंडक्टिविटी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो ग्राफ है, ठीक है, कैप एम और रूट सी के बीच में, इसे अगर आप सोचें कि मैं इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेशन करके, जैसे एक कर्व आपका बना है, आप सोचें कि मैं इस कर्व का जो है एक्स्ट्रापोलेशन कर दूं, तो एक्स्ट्रापोलेशन करने से एक कर्व तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि आप एक्स्ट्रापोलेशन करके इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो जीरो नहीं कर सकते आप, इसकी कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं हो पाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इसका एक्स्ट्रापोलेशन कितना भी कर दीजिए लेकिन ये कर्व कभी भी इस वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि द ऑलमोस्ट द पैरेलल टू वाई एक्सिस कंसंट्रेशन प्रोसेस टू जीरो। कह रहा है कि जो है ये वाई एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जब आप क्या करना चाहेंगे, कंसंट्रेशन को जीरो करना चाहेंगे। कंसंट्रेशन को जो आप कम करना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि मैं इस कर्व को यहां से टच कर दूं, इस लाइन पे टच कर दूं, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच के ग्राफ का डिफरेंस मैंने समझा दिया आपको। अब देखिए, तो इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन करके हम ग्राफ का कर्व का एक्स्ट्रापोलेशन करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो अब देखिए, इसलिए क्या किया गया, मैथमेटिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द कैप एम एंड कैप एम नॉट। कैप एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, और ये कैप एम नॉट क्या है, ये आपका जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। अगर आपसे कहा जाए कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन शो करिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो याद रखिएगा, तो द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कैप एम नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाज द डेवलप्ड बाय द डीबे, हक्ल ऑन सेगर, ठीक है, डीबे, हकल्स एंड ऑनसेंगर, इन लोगों ने मिलकर के एक इक्वेशन दिया था, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और किसके बीच में रिलेशन शो किया था, कैप एम और कैप एम नॉट के बीच में रिलेशन शो करने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन डेवलप किया जो कुछ इस प्रकार से है, कैप एम इक्वल टू कैप एम नॉट माइनस बी इंटू सी ऑफ द पावर है, सी की पावर 1/2 है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है, बी की जगह आपकी बुक में क्या कर दिया है, इसको आपकी बुक में हो सकता है चेंज करके दे दिया हो, ठीक है। तो लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट होता है तो एक सिंबल दे दिया गया इसका बी।
तो कैप एम इक्वल टू कैप एम नॉट माइनस बी इंटू सी टू द पावर 1/2, जहां पे कैप एम जो नॉट है इसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कहते हैं। किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब एक्सट्रापोलेशन कर्व का करेंगे तो वो उसकी कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाएगी तो जो कंडक्टिविटी फाइंड होगी उसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो ये हो गया। और बी जो है, बी आपका एक कांस्टेंट है विच डिपेंड अपॉन द नेचर, और एक कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर। तो सॉल्वेंट कैसा है और सॉल्वेंट का टेम्परेचर किस तरह का है, ये बी की वैल्यू उस पर डिपेंड करे। यानी डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए बी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ सॉल्वेंट के लिए बी की वैल्यू गिवन, आप उससे देख भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखिए, अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि भैया आपने लिमिटिंग जो है रिलेशन था कैप एम और कैप एम नॉट के बीच में, जो रिलेशन था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो तो दे दिया। तो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिलेशन कैप एम और कैप एम नॉट का रिलेशन का कैलकुलेट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोलरास लॉ को पढ़ना पड़ेगा। कोलरास लॉ क्या है? कोलरास लॉ क्या करता है, जरा समझिए। यहाँ पे कोलरास लॉ क्या है आपका, कह रहे कोलरास लॉ स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टेड लाइन है। कोलरास लॉ क्या कहता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब देखिए भैया, कोलरास लॉ कहता है कि जो है कि जैसे आपके पास NaCl है, फिलहाल कोलरास लॉ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, माफ कीजिएगा। हम यहाँ पे किसको यूज कर सकते हैं, जैसे CH3 COOH है। तो ये मैं क्यों आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि ये एथेनोइक एसिड है, या इसे एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होती है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को ही कोहलॉस ने एक्सप्लेन किया था, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इन्होंने कहा कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या करेंगे, कैप एम और कैप एम नॉट निकालेंगे, अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी निकालनी है तो आप क्या करें, सबसे पहले आप ये चेक करें कि जैसे ये है आपका, ये ब्रेक करेगा जो आपका है ये ब्रेक करेगा CH3 COO माइनस और H प्लस में टूटेगा। तो ये आपका कैटाइनिक पार्ट हो गया और ये एनाइनिक पार्ट हो गया। तो यही तो ये कह रहे हैं कि जो है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब भी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, यानी कैप एम नॉट निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैटायन एनायन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सम ऑफ हो जाएगा कि जो कैटायन है, कैटायन मतलब जो H प्लस है, H प्लस की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, प्लस एनायन, एनायन में CH3 COO माइनस की कंडक्टिविटी क्या है, इन दोनों के सम ऑफ के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यही रिलेशन आपकी बुक में भी शो कर रहा है। तो यही जो देखिए लिखा है यहाँ पे, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द अमोंग टू द कैटायन एंड एनायन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यही चीज आपके यहाँ बुक में भी शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इन इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है और वो डिसोसिएट होता है V प्लस और V माइनस में, तो V प्लस आपका हो जाएगा कैटायन और V माइनस हो गया इसमें एनायन। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो उसकी कैसे निकाली जाएगी, तो ये फार्मूला आपका गिवन है। तो आप क्या करें, ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये फार्मूला आपका इन्होंने दे दिया। कैप एम नॉट अगर आपको निकालना है तो V प्लस यानी कि जो कैटायन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी, इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी, प्लस जो एनायन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे रख दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देखिए, हम लिखा भी है आपका कि हियर जो लेमडा नॉट है और लेमडा माइनस नॉट है आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है,
ये जो एनाइनिक पार्ट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो ये दोनों चीजें हैं। अगर क्वेश्चन में आपको कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली उनकी कंडक्टिविटी को रख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जैसे CH3COOH माइनस है तो उसकी COOH है तो उसकी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जो है मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका था, यानी कि कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसके लिए कोल्लास लॉ का यूज किया जाता है। अब देखिए ये तो था कोल्लास लॉ। अब कोल्लास लॉ का यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशंस क्या है कोल्लास लॉ का, आप समझिएगा द एप्लीकेशंस ऑफ कोल्लास लॉ। इसमें भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ कोल्लास लॉ। पहला एप्लीकेशन है कोल्लास लॉ का कि ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, अभी जो हमने पढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कह रहे फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको समझा रहा था वो एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया है। एसिटिक एसिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कह रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशंस कैन बी द ऑब्टेन टू द नॉलेज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब जरा देखिएगा कह रहा है कि जब भी आपको क्या करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफिनाइट डाइल्यूशंस कैन बी ऑब्टेन करनी है। कह रहा है नॉलेज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफिनाइट डाइल्यूशंस एट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl CH3COONA एंड NaCl आर द इलस्ट्रेट बिटवीन। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं आप, जैसे आपको निकालना CH3COO माइनस है तो आप क्या करें बेटा, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए CH3COO माइनस के लिए आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप क्या निकालनी है, आपको देख लीजिए CH3COOH की निकालनी है एसिटिक एसिड की, तो आप क्या करें, तो एसिटिक एसिड के एनाइनिक पार्ट का मोलर कंडक्टिविटी कैटायनिक पार्ट की मोलर कंडक्टिविटी का सम आप कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए अगर आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ है, नहीं कि कई चीजें हैं, HCl है, CH3COONA है, NaCl है, अगर इन सब की एक साथ समराइज करके निकालनी है। अब तो देखिए अब समझिए मेरी बात को, अब आप इसमें देखेंगे बेटा कि समझिए मेरी बात को, कहना क्या चाहता हूं मैं। अब जैसे HCl लिखा है तो HCl में देखिए HCl CH3COONA और NaCl। अगर मेरे इस एग्जांपल को आप समझ लेते हैं तो बहुत फायदा हो जाएगा आपको। अब देखिए अगर NaCl को भी ब्रेक करेगा तो Na+Cl माइनस होगा, HCl को भी ब्रेक करेगा तो H+Cl माइनस होगा, और ये कभी ब्रेक करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसमें एक ध्यान देना है आपको कि ये जो Na है यहाँ भी Na+ है, ये दोनों कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर तीनों का एक साथ यूज किया जा रहा है तो आप Na को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Cl भी कॉमन आ रहा है तो Cl भी एक ही बार यूज करेंगे आप, तो एक बार Na एक बार Cl लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो चीजें इंडिविजुअल हैं जैसे H+ है और CH3COOH, यानी कि अब कैसे निकालेंगे, अगर आपको इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, आप निकालेंगे यहाँ पे इस कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस H+ मान बाप कीजिएगा CH3COO माइनस एनायन की कंडक्टिविटी, H+ कैटायन की कंडक्टिविटी और Na+ की कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी और Cl- की कंडक्टिविटी, इन सब का सम आप कर लीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का समराइज करके आ जाएगा आपका। देखिए ये तो पूछा था आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे कह रहा है कि लाइक HCl CH3COONA एंड NaCl एज द लिस्टेड, इसको कैसे निकाल सकते हैं देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि पहले CH3COO माइनस Na+ का ले लिया, अब देखिए एक बार Na+ ले लिया गया है यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद HCl ये लिख दिया, फिर NaCl। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है NaCl NH3 के लिए है, ये HCl के लिए है, ये इसके लिए। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो Na+ है और ये जो Na+ है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा CH3COOH, तो ये आ जाएगा आपका, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से भी फाइंड की जा सकती है, समझ आ रही है नहीं, तो ये तरीका आपका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए, तो इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए आपसे क्वेश्चन दे सकता है, तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, और जो है बोर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लेता है इससे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए भी जो है आपका
कोल्लास लॉ का जो यूज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन भी है ये फार्मूला, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं इससे। और उसके साथ साथ कह रहा है डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट और के की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यानी कि खास करके देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो कोल्लास ने अपना जो लॉ दिया था वो बेसिकली जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही दिया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला ये फार्मूला है आपका, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आप अपनी एनसीईआरटी से भी एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करिए बेटा, जो भी डाउट होता है आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमाइन, और उसके साथ साथ क्या किया था इन्होंने, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कह रहा है डिटरमाइन द सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। सॉलिबिलिटी भी इन्होंने जो है समझाया था कोल्लास ने, और सॉलिबिलिटी किसी की निकालनी है तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉलिबिलिटी का फार्मूला ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, रख दीजिए फार्मूले में, आपका पता चल जाएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है किसकी, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आज आपको कोल्लास लॉ भी समझा दिया। कोल्लास लॉ फिर से बता दूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो रिलेशन है वो हमको पता है, वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी ग्राफ को एक्स्ट्रा जो कैप एम और कैप रूट सी ग्राफ है उसमें जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीके थे जिससे आप जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आज हमारी कंप्लीट होती है। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग नोट्स भी बनाइए और स्वस्थ रहिए।